सो आज के इस लेक्चर में हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तब हमारे पास जो आज एड्रेस करना है वो क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को मुझको इस बैटरी को लगा करके चार्ज करना है। तो एक रेजिस्टेंस भी हम लगाएंगे। रेजिस्टेंस क्यों लगाएंगे अभी आगे समझते हैं हम। और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है, तो अभी ओपन है और अभी हम इस बैटरी जब इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा और कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, ये हमें बताना है। दूसरी प्रॉब्लम इस तरह की लेंगे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है प्लस माइनस और मैं इसको डिस्चार्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी एक स्विच लगा देंगे। सो कितने टाइम बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा हमें ये बताना है। सो ये चार्जिंग के लिए है, दिस इज़ फॉर चार्जिंग एंड दिस इज़ फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज़ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो आज हमें इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है। बहुत सिस्टमेटिक मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसे सीख सकते हैं। वैसे नहीं लॉजिक लगाएंगे, जब तक हम मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव नहीं कर लेते हैं तब तक हम बहुत क्लियरली नहीं समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। सो पहला यहाँ पर है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना है। सो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये मैंने एक सर्किट बना लिया। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटर, इधर से एक बैटरी लगा दिया और यहाँ एक स्विच लगाएंगे हम। ये स्विच लगा दिया। ईएमएफ इसका ई या वी ले सकते हैं आप, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी। तो मैं क्या करूँगा कि स्विच को बंद करूँगा। जब मैं बंद करूँगा तो उसको टर्म लिखूँगा t इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद कुछ टाइम बाद जब करंट फ्लो करेगी तो हम बाद में फुल चार्ज होने के पहले और स्विच क्लोज होने के बाद की सिचुएशन को हम यहाँ बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने बना लिया। हमारी जो है स्विच क्लोज्ड है और हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। सो यहाँ से करंट ऐसे जा रही होगी। सो मान लिया मेरी करंट कितनी है, आई है, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी, ईएमएफ ई। यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो बी आर होगा, इधर जो रेजिस्टेंस है वो बी सी होगा। सो आप इधर समझिए, जब हमने स्विच नहीं क्लोज़ किया है, स्विच ओपन है, तो इधर से तो मैंने इसे पॉजिटिव से जोड़ रखा है, लेकिन ये अभी क्या है, डिसकनेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी कोई चार्ज तो नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हम बता सकते हैं। ये यहाँ से जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल कितना है, ई। तो जब इस पे नहीं है तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बता सकते हैं, क्योंकि सर्किट में यदि आप पूरा सर्किट में ट्रेवल करते हैं तो इसमें कोई चार्ज तो है नहीं शुरू में। जब चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल 0, यहाँ करंट नहीं तो 0, तो सारा का सारा पोटेंशियल इस ओपन पॉइंट पर रहेगा। तो जब आप सर्किट क्लोज नहीं करेंगे तो जब सर्किट क्लोज ही नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो Q इज़ इक्वल टू सी बी, बी इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। इसमें कोई करंट नहीं है तो इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो इसका भी पोटेंशियल 0 है, इसका भी पोटेंशियल 0 है, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल है। और यदि आप एक पूरा लूप घूम जाते हैं तो जितना यहाँ पोटेंशियल गेन हुआ है उतना यहाँ ड्रॉप होना चाहिए, इसलिए यहाँ तो पोटेंशियल होगा ही होगा। ये वाला माइनस है और इस वाले को क्या कर देंगे, प्लस। तो जब स्विच ओपन है तो ये प्लस होगा और ये माइनस, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस ई है वो यहाँ पर अपीयर करेगा। अब हम स्विच को जो है क्लोज़ कर देते हैं और इसके बाद किसी टाइम टी के लिए सर्किट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो मैं कुछ एजम्पशंस लेना चाहता हूँ इसमें, है ना, कुछ चीज़ें हम एज्यूम करेंगे। लेट टाउ इज़ आवर टाइम कांस्टेंट। ये सब क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको आगे समझाऊँगा। कई सारे नए टर्म्स आ सकते हैं अपने पास। और ई जो है, ई जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ ईएमएफ ऑफ बैटरी। हमारे पास बैटरी है
उस बैटरी का EMF भी है। EMF क्या होता है ये मैंने आपको काफ़ी पहले समझा रखा है। Q नॉट लेंगे, सो Q नॉट इज़ द मैक्सिमम चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है तब चार्ज है। डेफिनेटली जब फुल चार्ज हो जाएगा फिर से करंट जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो, या मैंने बंद कर दिया तो यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पर चला जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस। तो जो Q नॉट होगा मैक्सिमम चार्ज वो हमेशा होगा C इंटू ई के इक्वल, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो जितना मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो फुल चार्ज होने के बाद इस पर 10 वोल्ट आएगा। 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ 20 वोल्ट आएगा। 1 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ 1 वोल्ट आएगा। तो हम जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, स्विच को बंद कर देंगे, तो स्विच को बंद करने के बाद कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा, व्हेन द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर या अक्रॉस द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। क्योंकि इस टाइम में करंट की वैल्यू जीरो हो गई है तो उसका TPD ही उसका EMF होगा, तो EMF के बराबर होगा। से मैक्सिमम चार्ज जो है, फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर पर अपीयर करेगा वो C के बराबर होगा। आप ऐसे बता सकते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एक लूप ले लेता हूँ और इस लूप के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लूप लेना आपको सिखा रखा है। बंद करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से चले जाएंगे तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल कम होगा, और ये प्लस से ज्वाइन कर रखा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इधर गए तो पोटेंशियल कम हुआ -IR, यहाँ गए पोटेंशियल कम हुआ, तो ये भी लिख देंगे। सो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू Q/C, जानते ही हम पढ़ रखे हैं पहले, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये सब बातें पहले मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन द लूप में फिर से आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से जाएंगे, वापस यहीं पर आएंगे। पूरे सर्किट में 3 एलिमेंट हो गए, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक बैटरी। रेजिस्टेंस भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देयरफॉर here we will write BR is equal to -IR, and in the capacitor we are going from positive plate to the negative plate, therefore the change in potential will be is equal to -Q/C, and in the battery we will move from lower potential to the higher potential। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूँगा मैं -IR -Q/C प्लस E इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब इधर को IR को एक तरफ ले लेंगे, बाकी को एक तरफ ले लेंगे। सो IR लिख लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस इधर ले गए, और यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, E -Q/C। ये आप देख लेना। अब आप देखिए यहाँ I की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ जाएगी, CE -Q डिवाइड बाई RC। दिस इज़ योर करंट एट टाइम t। सो किसी भी टाइम पर ये करंट होगी CE -Q डिवाइड बाई RC। अब आप देखिए करंट की वैल्यू कितनी होती है, dQ/dt। तो dQ/dt लिख दिया, और यहाँ C -Q, अभी मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ, कोई बहुत कठिन सा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि मैथमेटिक्स यदि हम नहीं पढ़ते हैं पैरेलल तो हमारे लिए कोई भी चीज़ कठिन हो सकती है। सो dQ इज इक्वल टू CE -Q डिवाइड बाई RC इंटू dt, ये आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सो इंटीग्रेट कर दिया dQ को, और यहाँ पर भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रल में इधर की तरफ थोड़ा सा पहले इसको वेरिएबल से एक तरफ ले लिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज़ फिर हमें बाद में इसको लाना पड़ेगा। सो लेट अस टेक द वेरिएबल ऑन वन साइड। जैसे यहाँ dQ है तो dQ को इधर ही की तरफ ले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो यहाँ हो जाएगा dQ बाई CE -Q, और ये dt बाई RC। सो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं dt डिवाइड बाई RC, ये हो गया। ठीक है भाई, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए क्योंकि आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। सो dQ डिवाइड बाई CE -Q, ये बोर्ड में नहीं है, नीट पहले
मेडिकल में एक दो बार आ रखा है, ट्रिपल ई में आ रखा है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमारे कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 कर दिया। किसी टाइम t पर मान लो कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, q है। अब आपको मैं इंटीग्रल सिखा देता हूँ। तो डी क्यू बाई क्यू है, से हो जाएगा माइनस लॉग, अभी मैं समझाऊंगा कि मैंने क्यों लिख दिया इसको, माइनस लॉग सी ई माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस लॉग सी ई माइनस क्यू, ये इसका इंटीग्रल होगा। अब मैं समझाऊंगा क्यों मैंने ऐसा लिखा है। और यहाँ सो वो बाहर ही हो जाएगा, सो टी बाई आर सी आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस को उधर ले जाकर, सो ये हो जाएगा लॉग, पहले अपर लिमिट सी ई माइनस क्यू, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लॉग सी ई, और ये माइनस इधर ले गया तो माइनस टी बाई आर सी। अब लॉग एम माइनस एन की जो वैल्यू होती है लॉग एम बाई एन होती है। भाई मैं आपको दोबारा सारी बात समझाऊंगा। सी ई माइनस क्यू डिवाइड बाई सी ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टी बाई आर सी के। अब आप लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दीजिए, सो लॉग हटा देंगे तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सी ई माइनस क्यू डिवाइड बाई सी ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये टी बाई आर सी उस पर ई पर पावर है, ये है ना इधर माइनस टी बाई आर सी, और ये लॉग था तो ये एक्सपोनेंशियल रेंज कर दिया, इधर ही बच गया। अब आप इसको सी से इधर आप जो है भेज दीजिए, उसको सी को उस साइड भेज दीजिए, तो सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू सी ई एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये क्यू की वैल्यू हो गई। अब आप देखिए सी वॉज योर मैक्सिमम चार्ज, आप देखिए ना मैक्सिमम चार्ज लास्ट में, सो मैं इसको क्यू नॉट लिख देता हूँ। सो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब आप इसको याद रखिए, क्योंकि यदि ये कभी भूल गया तो एग्ज़ाम में आपको अगला सवाल ही लगाना चाहिए। इतना बैठ के डिराइव करने का कोई मतलब नहीं होता। यदि आपको फार्मूला ही भूल गया है तो उसका डेरिवेशन की तो गारंटी है कि आपको भूल जाएगा। सो आप इसको याद रख लें। अभी मैं आपको सबको इंटरप्रेट करके बताता हूँ कि क्या हुआ। अब आप देखिए था क्या कि मेरे पास एक बैटरी है, इस बैटरी से मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। यहाँ मैंने एक स्विच लगा रखा है, स्विच हमारी इनिशियली ओपन है। जब स्विच ओपन है सर्किट में कोई करंट नहीं होगा और इनिशियली हमारे कैपेसिटर में कोई चार्ज भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ कर दिया तो यहाँ से चार्ज फ्लो होने लगेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। तो किसी टाइम टी पर ये प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, और यहाँ पे चार्ज मान कितना लिया Q, और करंट मान लिया है मैंने I। ऐसे करके इसको सॉल्व किया है। अब आप यहाँ RC ये देखिए एक्सपोनेंशियल है, तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो ना तो इसकी यूनिट होता है और ना ही एक्सपोनेंशियल के पावर का होता है। तो यदि ये t है टाइम, तो ये भी टाइम ही होना चाहिए डायमेंशनली। इसलिए हम इस RC को हटा के इसकी जगह पर एक टाइम कांस्टेंट लिखेंगे, है ना। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है टाउ, तो भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अपने इसे शुरू से टाउ ही बोलते चले आ रहे हैं। सो टाउ की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, RC के, एंड दैट इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। तो ये हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि कैपेसिटर में चार्ज बढ़ा कैसे। सो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये कैपेसिटर का चार्ज है और ये टाइम है। आप ज़रा समझो, t इज़ इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, ये हम जानते हैं, एंड t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पर फुल चार्ज हो गया है। सो Q नॉट किसके इक्वल हो गया है, C के। यही तो होगा, स्विच क्लोज़ किया,
इन्फिनिटी क्यों लिया मैं अभी सब समझा देता हूँ आपको आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब आप देखिए यहाँ t इक्वल टू 0 लिखिए। आप जब t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो e⁻0 1 हो गया, नहीं, जैसे t की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो e⁻0 1 1 माइनस 1 इज 0। तो मतलब शुरू में मैं यहाँ पर हूँ t0 पर तो q0 ही आ रहा है। अब मैं इस t की वैल्यू इन्फिनिटी लिख दूँ तो e⁻∞, सो e⁻∞ ये होगा 1/e⁻∞ विच इज़ 0। तो यदि आप यहाँ t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आएगा e⁻∞ एंड e⁻∞ इज 0, तो 1 माइनस 0, तो q कितना हुआ q0, और q0 किसके इक्वल था c के इक्वल है ना। सो आप यहाँ लिख लीजिए q0 इज इक्वल टू c, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। सो आपको जो फाइनल चार्ज होगा एकदम लास्ट में वो q0 होगा, है ना, q0 होगा। ये q0 नहीं लिख करके मैं c लिख देता हूँ ना, फाइनल चार्ज ये होगा, ये फाइनल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट क्यों, मैंने इसके ग्राफ को बनाने के लिए दो वैल्यू लिया, एक t इज इक्वल टू 0 लिया, तो जब 0 पुट किया तो e⁻0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, तो मैंने 0 पुट कर दिया। फिर मैंने इस t की वैल्यू को इनफाइनाइट लिया, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वो कहीं रुकेगा नहीं, तो इनफाइनाइट ले लिया, e⁻∞ 0 होगा तो मैंने 0 लिख दिया, तो आ गया q इज इक्वल टू q0 c है तो मैं यहाँ c लिख दिया। अब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। सी योर चार्ज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ये है चार्ज के इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका चार्ज जो है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो, तुरंत चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ते यहाँ चला जाएगा। और जब ये सी इसके ये मैं टच नहीं करा रहा है, ये एसिम्पटोट कहलाता है ना, ये ऐसे हो जाएगा, इसके पैरेलल मान लिया, और यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो ये जो कर्व यहाँ पर जो अप्रोच कर गया है ये कितने टाइम पर होगा, इनफाइनाइट टाइम पर होगा, और फिर इस समय जा कर के चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। सो कैपेसिटर क्या हो गया, कम्प्लीटली चार्ज हो गया। नाउ द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली चार्ज्ड। तो ये हमने देख लिया। अब मेरे को आपको एक छोटा सा इंटीग्रल समझाना था कि भाई मैंने यहाँ पर ये इंटीग्रल में ये बात लिखी कैसे थी। सो काफ़ी आसान होता है ये, जैसे मैं dx/x लिख देता हूँ तो ये तो ln x होगा, और यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dx डिवाइड बाई ax प्लस b तो ये होगा ln ax प्लस b बाई a, इसका कोफिशिएंट। एंड सपोज मैं लिख देता हूँ dx डिवाइड बाई, ये अकेले है ना, सो b माइनस एक्स मान लिया मैंने, माइनस एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है और बाकी लॉग होगा ही होगा माइनस b माइनस एक्स। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो आप ये एक बार रिकैप कर लेना, ऐसे मैं बता सकता हूँ। सो फिर से देख लिया जाए, लूप रूल लगाया, IR बच गया, IR हो गया e माइनस q बाई सी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, c माइनस q बाई आर, सी आर को इधर ले गया, i की जगह मैंने dq बाई dt लिख दिया, यहाँ आ गया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, dq को इधर ले गया, dt को इधर, अब ये q को इधर उठा लाया, तो q एक तरफ हो गया और ये dt एक तरफ ले गए, ये कांस्टेंट ही है। फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, t0 पर कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, 0 कर दिया, किसी टाइम t पर चार्ज q है तो मैंने q रख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। dq बाई देखिए माइनस q आ रहा ना यहाँ, dx ये जो बताया मैंने dx बाई माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लगा दिया, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है, बाकी उसी टर्म को यहाँ पर लिख दिया है। 0 था तो 0 है, q है तो यहाँ q लिख दिया है, t बाई आर सी यहाँ लिख दिया मैंने, इसके बाद इस माइनस को यहाँ लिख दिया है तो माइनस आर सी, अपर लिमिट पुट किया तो वही रहा, लोअर लिमिट पुट किया तो q की जगह 0 लिख दिया, और फिर log m माइनस log n, दिस इज log m बाई n, और फिर आज से मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। सो दिस इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब इसी वाले पोर्शन में जैसे हमने इसको डिराइव किया है, सो लेट मी टेक इट पॉइंट नंबर 1। अब इसी में मैं दूसरा लिख लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। सो PD अक्रॉस कैपेसिटर, जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं, VC इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई सी, किसी भी टाइम पर B इज इक्वल टू Q बाई सी होगा ही होगा, तो कैपेसिटर, और Q तो आपने अभी पढ़ा ही है, कितना Q इज इक्वल टू था, आप देख लें एक बार, है ना, Q इज इक्वल टू Q0, या Q0 की जगह कितना है, C
सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q की जगह C लिख देता हूँ ना, CE 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी लिख सकते हैं या टी बाई टाउ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी कंफर्टेबल हो दोनों चलते हैं। सो बी सी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, बी सी की वैल्यू इक्वल हो गई ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया आपका। अब फिर से देखिए, ग्राफ जब भी कभी एक्सपोनेंशियल का आपको बनाना हो तो आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने के लिए T0 और T इन्फिनिटी सिर्फ इस पे काम करेंगे। BC ये T0 रखो भाई, T तो यहाँ पर 0 होगा, ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो T0 यहाँ रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, मतलब हमारा पोटेंशियल शुरू में कितना है 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। इनफाइनाइट रखिए तो आप जब लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो ये E आ गया। तो मतलब जो फाइनल पोटेंशियल है वो E के इक्वल होगा, और वो भी कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट में, और शुरू में कितना है 0, तो बढ़ते 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 इनफाइनाइट हो गया। इस तरीके से भाई कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो तो उसकी चार्ज की वजह से ही होगा। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि चार्ज कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली, इसलिए इसका पोटेंशियल भी कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सो दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ये कोई फार्मूले इतने यहाँ याद नहीं रखना है, आपको ये ज़रूर याद रखना है एक चार्ज वाला। सो Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, या Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, या टी बाई टाउ ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो बहुत आसान सा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R प्लस कैपेसिटर इज इक्वल टू बैटरी, यही तो होगा भाई। हम अपनी बैटरी को, इस बैटरी को ही तो इनसे कनेक्ट कर रखे हैं। सो इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, बैटरी के EMF के। अब आप देख लीजिए यहाँ से जो VR की वैल्यू है वो E माइनस BC आएगी। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो यहाँ E हो गया, और BC की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, E 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे हम बता सकते हैं। सो E ले लीजिए आप कॉमन, सो यही हो गया, BC की वैल्यू यहाँ से हमने ले रखा है। अब आप जो है इस वाली वैल्यू को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, कोई बात नहीं, E माइनस E प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ई से ई कैंसिल हो गया। सो जो रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल कितना हो गया, ई टू द पावर, ई इज़ योर EMF ऑफ द बैटरी। अब आप देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम, यहीं पर मैं ग्राफ बना देता हूँ, कोई बहुत कठिन नहीं है। ये E और ये T0 लिखिए, T0 पर ई टू द पावर 0 कितना हुआ 1 का मतलब E। शुरू में तो पूरा जैसे ही आप स्विच बंद करेंगे ना तो कैपेसिटर में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो कैपेसिटर में तो वोल्टेज 0 होगा। तो यदि कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है तो पूरा वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के। फिर आप इसको इनफाइनाइट लिखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये घटेगा, तो इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो ऐसे ये घट जाएगा, तो ऐसे एक्सपोनेंशियली घट जाएगा, है ना। सो हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं, आसानी से आ गया। सो अब देखिए हो क्या रहा है कि हम जब स्विच को बंद करेंगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा और रेजिस्टेंस का वोल्टेज कम होगा। जब पूरा चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा E, और इसका वोल्टेज हो जाएगा 0, मतलब पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर आ जाएगा, कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे। अब एक छोटी सी बात मैं और आपको कैलकुलेट कराना चाहता हूँ, करंट एट टाइम t कितना होगा। सो करंट एट टाइम t, किसी टाइम पर कितना करंट आया। सो करंट तो देखिए किसके इक्वल होता है, dq बाई dt के इक्वल होगा। करंट तो बढ़ ही रहा था, I dq बाई dt, q तो d बाई dt, q कितना है CE, पूरा लिख देता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो C तो कांस्टेंट ही है, आगे डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा,
है ना, और ये 1/RC यहाँ आ गया एंड e टू द पावर माइनस t/RC। ये भी मैं अभी आपको डेरिवेटिव सिखाता हूँ, कहाँ से मैंने लिख दिया। सो आप देखिए i की वैल्यू ये c से c कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा e/r, ये हो गया e टू द पावर माइनस t/RC। लेट अस ड्रा इट्स डायग्राम। सो हम इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो करंट I मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ, वैसे तो इंजीनियरिंग कन्वेंशन इसको स्मॉल लेटर से लिखने का है। T0 लिखिए तो T0 पर e टू द पावर 0 या 1 आ जाएगा। सो I की वैल्यू कितनी होगी e/r। तो शुरू में करंट जो है e/r की इक्वल होगी, और t की वैल्यू इनफाइनाइट लिखिए तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो आपकी करंट घटते कहाँ आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये होगा है ना। अब मैं आपको अभी पोटेंशियल में बताया था ना रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो VR इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख दीजिए, I की वैल्यू किसके इक्वल है, e/r, e टू द पावर माइनस t/RC इंटू R हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया। सो VR इज इक्वल टू E, ये हो गया, और e टू द पावर माइनस t/RC। तो ये आ गया पोटेंशियल। सो केवल यहाँ e टू द पावर माइनस t/RC से यदि मल्टीप्लाई है, 1 माइनस नहीं है, इसका मतलब वो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो आप ऐसे बता सकते हैं, यहाँ मैंने अभी आपको बताया था e-t-RC और ये e-t-RC, तो दोनों तरीके से लगा दिया, IR से लगा दिया, उसको माइनस करके भी लगा दिया। सो इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। सो अब मैं आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सिखाऊंगा। सो यदि हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो हम कैसे बता सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये अभी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन से याद रखना है। कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्या मतलब है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये प्लस और ये माइनस चार्ज मान लिया, शुरू में Q0 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है Q0। डिस्चार्ज उसको रेजिस्टेंस के थ्रू ही कराना पड़ेगा, और यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है, दिस इज योर स्विच। रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज ज़रूर होगा, है ना। सो हम वोल्टेज दिया रह सकता है या हमें उसका चार्ज दिया रह सकता है, कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी जहाँ से हम बता सकते हैं। सो वोल्टेज वही है अपने, चार्ज दिया है तो चार्ज, पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल, ये दोनों मतलब नोन बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं, मैंने t 0 पर इसको बंद कर दिया, तो t 0 पर हो गया सर्किट हमारा। अब आगे जैसे हम इसे क्लोज कर दिए हैं तो किसी टाइम पर हमें बताना है इसको। तो ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, ये R है, दिस इज़ प्लस माइनस, और यहाँ ये करंट ऐसे जा रही है। सो कैपेसिटेंस C है, मान लो चार्ज कितना हो गया, Q हो गया, या पोटेंशियल V हो गया। अब इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि ये डिस्चार्ज होता रहेगा। अभी मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V0 है, जैसे बंद करेंगे तो पूरा का पूरा पोटेंशियल इसके ऊपर ही होगा, बाकी कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो डिस्चार्जिंग टाइम में क्या होगा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के बीच में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस में होगा। अब ये तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ से चार्ज इसका कम हो रहा होगा, पोटेंशियल कम हो रहा होगा, तो R का भी पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो डिस्चार्जिंग में दोनों का पोटेंशियल कम होगा, चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए करंट को मैं यहाँ पर माइनस dq/dt लिखूँगा। ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्डअप करने में अपने से गलती हो जाएगी, क्योंकि dq/dt इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये उसका मतलब है। सो यदि माइनस नहीं लगाएंगे तो बताने लगेगा कि उसका बढ़ रहा है। अब आप देख लें, किसी टाइम t पर मैं लूप बना लेता हूँ। सो एट टाइम t, किसी टाइम t पर यदि हमें सर्किट के एनालिसिस करना है तो एट टाइम t इन द लूप, है ना, या फॉर द लूप, जो भी हमें लूप दी हुई है उसके लिए हम काम कर सकते हैं। फॉर द लूप तो क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए, मान लेता हूँ कि यहाँ करंट कितनी जा रही है, I। सो इधर की तरफ गए तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस IR के, और इधर गए तो प्लस Q/C इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हैं। सो आप इसको जब सॉल्व करेंगे सो IR इज इक्वल टू Q/C हो गया। अब I की वैल्यू माइनस dq/dt है, सो माइनस
डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया। सो आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस डी क्यू बाई क्यू एक तरफ ले आएंगे एंड डी टी बाई आर सी एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैं यहीं पर इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, कोई बहुत कठिन सा इंटीग्रल नहीं है, ये बहुत छोटा है। डी क्यू बाई क्यू है, सो दिस इज डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस में यहाँ ले जाता हूँ डी टी बाई आर सी। टी ज़ीरो पर तो चार्ज कितना था, क्यू नॉट, किसी टाइम टी पर क्यू मान लिया। डी क्यू बाई क्यू लॉग क्यू है, तो लॉग क्यू हो गया यहाँ पर, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखेंगे क्यू क्यू नॉट, और ये माइनस कितना है टी बाई आर सी। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग क्यू बाई क्यू नॉट, और ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। लॉग हटा दीजिए, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दीजिए। सो यहाँ हो गया कितना, क्यू बाई क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देयरफॉर q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी टाउ को इक्वल लिखते हैं। सो यदि आप आगे इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लीजिए, बहुत आसान सा है। यहाँ चार्ज हो गया, ये टाइम हो गया। अब मैंने आपको बता रखा है टी जीरो रखिए, टी जीरो रखेंगे तो ये ई टू द पावर जीरो इज़ 1, तो आपके पास चार्ज कितना हुआ क्यू नॉट, और इन्फिनिटी लिखिए तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, तो जीरो आ जाएगा। तो मतलब क्यू नॉट से कहाँ तक जाएगी, जो तो चार्ज घटेगा ही घटेगा। तो इस तरीके से चार्ज इसका कम हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर, ये ज़्यादा इजी पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर बी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया। सो क्यू कितना है, क्यू नॉट ई टू द पावर टी बाई सी हो जाएगा। दिस इज़ योर बी सी। अब आप यहाँ पर भी इसका भी ग्राफ बना लीजिए, तो इसका ग्राफ बना लेंगे टी, और यहाँ पर ये बी सी हो गया। अब जब टी जीरो लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नॉट बाई सी के, और ये घटते 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 यहाँ पर आ गया। सो ऐसे लगातार जो है उसका पोटेंशियल कम होता रहेगा। शुरू में तो पोटेंशियल, और इसमें चार्ज कितना माना क्यू नॉट, तो बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो क्यू नॉट बाई सी है, तो शुरू में। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में समय लग सकता है, काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली फंक्शन को बच्चे इनिशियल स्टेज में विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का विजुअलाइजेशन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये काम ज़रूर पड़ता है आरसी सर्किट में, एलआर सर्किट में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, रेडिक्टिविटी में काम आएगा, और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में। ये इतनी जगह तो काम आता ही आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इसको मैथमेटिकली समझिए कैसा है, इसके बाद फिर हम बता सकते हैं घट रहा है कोई चीज़ तो उसको ई टू द पावर माइनस के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आगे आई। सो उसका चार्ज कम हो गया, उसका पोटेंशियल कम हो गया। अब मैं ऐसा निकाल लेता हूँ कि करंट मान लो मेरे को बताना है किसी टाइम टी पर, तो करंट बताई जा सकती है। सो करंट एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर करंट की वैल्यू कितनी है। सो आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, इस बार नहीं लिखेंगे तो हाँ माइनस आ जाएगा। सो माइनस डी बाई डी टी, और आया कितना है क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, या टी बाई टाउ, ये देख लेना, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ या टी बाई आर सी। सो आप देखिए जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर सी तो नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यदि इनमें से कोई डिफरेंशियल अपने को क्लियर नहीं है तो थोड़ा आप 11th वाले देखिए उसको, अभी मैं लिखा दूंगा बाद में कि मैंने इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है। ग्राफ बनाएंगे, हर कुछ घटेगी, डिस्चार्जिंग में कोई चीज़ बढ़ नहीं सकती है, उसकी एनर्जी तो कम हो ही रही है। टी जीरो लिखिए तो टी जीरो पर ये तो कितना हो गया 1, तो बचा कितना क्यू नॉट बाई आर सी। तो शुरू में जो हमारी वैल्यू है आई क्यू किसकी इक्वल है क्यू नॉट बाई आर सी, और इनफाइनाइट पे जीरो घटते घटते आ गया। सो इसका करंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस आर, वो दोनों को बराबर ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस आर। सो वी आर इज इक्वल टू आई आर लिख दूंगा मैं। सो वी आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है क्यू नॉट बाई आर सी,
e to the power माइनस टी बाई टाउ या टी बाई आर सी, एंड दिस इज़ आर, आर से आर मैंने कैंसिल कर दिया। सो जो वी आर होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू नॉट बाई सी एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ गया। तो देखिए ये केवल यहाँ ये फंक्शन है, माइनस का मतलब वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और प्लस होता तो एक्सपोनेंशियली वो बढ़ रहा होता है ना। ये आग लगाते लगाते तो वी आर हो गया टाइम टी। अब आप यहाँ पर समझिए टी जीरो लिखेंगे तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, क्यू नॉट बाई सी की होगी, और इनफाइनाइट पर जीरो आएगा। ये सारी वैल्यू क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो यदि हमारे पास डिस्चार्जिंग सर्किट है, ये चार ही चीज़ें अपने काम की हैं। यदि हमारे पास हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर कभी भी इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज नहीं हो सकता है, वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, टाइम चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में टाइम लेगा ही लेगा। सो कितना चार्ज हो गया, कितना डिस्चार्ज हो गया, ये क्या कहलाता है, उसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। सो हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टाइम कांस्टेंट, क्योंकि हमने उसको यूज किया है। टाइम कांस्टेंट जैसे ये लिख लिया, फॉर चार्जिंग सर्किट, जो हमने कैपेसिटर का चार्जिंग सर्किट बनाया था। सो Q इज इक्वल टू कितना है, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यही था, है ना। सो वन टाइम कांस्टेंट में क्या होगा ये अपने को निकालना है। सो t इज इक्वल टू, यदि मैं टाउ मान लूँ, सो Q की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 बाई 0.37। सो ऐसे हो गया। सो आप जब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 0.63। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, t इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच a capacitor is charged to 63% of its value। Q नॉट का 63% ही तो है, 0.63। सो आप क्या लिखेंगे, देयर फोर टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर is the time in which capacitor is charged to 63% of its मैक्सिमम चार्ज। कैपेसिटर पर जितना मैक्सिमम चार्ज आएगा उसका 63% जितने टाइम में हो जाएगा वो उसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो ऐसे हमने डिफाइन कर लिया t इज इक्वल टू टाउ से, बस ठीक है, एकदम आसान सा पोर्शन है।